हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प कर रहा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। कॉमर्स के सभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होती है, कैसे उसको फॉर्म किया जाता है, कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं जो 1% कंपनी पे अप्लाई होते हैं और कंपनीज एक्ट के अंडर कौन सी एग्जाम्पशंस हैं जो 1% कंपनी को दी हुई हैं। ये तीनों ही टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 1% कंपनी किस टाइप की कंपनी है। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में एक टाइप है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर की गई है या इनकॉर्पोरेट की गई है, उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। अगर हम रजिस्टर्ड कंपनीज को फर्दर डिवाइड करें नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे तो 3 कैटेगरीज हमको मिलती हैं। 3 टाइप की कंपनीज हमारे पास हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। सिर्फ हम इसके किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं अनलिमिटेड। 1% कंपनी में हमारे पास 1 मेंबर होता है, सिर्फ 1 मेंबर होता है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे हमने रजिस्टर्ड कंपनीज को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्लियर? तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि 1% कंपनी वो रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें सिर्फ 1 मेंबर होता है। क्लियर? अब चलते हैं इसकी फॉर्मेशन पे। सेक्शन 262 डिफाइंस 1% कंपनी एज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ 1 पर्सन होता है एज अ मेंबर। द सेड पर्सन शेल बी अ नेचुरल पर्सन। और जो वो 1 पर्सन है, 1 मेंबर है, वो आपका नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कोई फर्म, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। जब आप इसको रजिस्टर करवाते हैं तो इसको एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर किया जाता है। The words 1% company shall be mentioned in brackets below the name of the company wherever it is printed, affixed or engraved। जहाँ कहीं भी आप अपनी 1% कंपनी का नाम प्रिंट करवाएंगे, अफिक्स करेंगे या इनग्रेव करवाएंगे तो आपको उसके ब्रैकेट में मेंशन करना ज़रूरी है 1% कंपनी। 1% कंपनी वर्ड्स आपको ब्रैकेट्स में लिखने हैं जहाँ भी आप कंपनी का नेम प्रिंट करवाएंगे, इनग्रेव करवाएंगे या अफिक्स करवाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। 1% कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाय 1 पर्सन। ये कह रहा है 1% कंपनी को कोई भी 1 पर्सन किसी भी लॉफुल पर्पज के लिए फॉर्म कर सकता है। एज अ प्राइवेट कंपनी, इसको एज अ प्राइवेट कंपनी ही रजिस्टर किया जाएगा। बाय सब्सक्राइबिंग हिज नेम टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है, जो हमारी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसका जो हमारा सब्सक्रिप्शन वाला क्लोज होता है उसको सब्सक्राइब करना है और जो हमारे एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है सिर्फ उनको फुलफिल करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लोज को सब्सक्राइब करना है, जो एक्ट की रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए उनको फुलफिल करना है, आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद है सेक्शन 3 फर्दर प्रोवाइड्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of 1% company shall indicate the name of other person who shall become the member of the company in the event of subscriber's death or his incapacity to contract due to insanity extra। लेकिन सेक्शन 3 हमें फर्दर ये बताता है कि हमारी जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें हमें एक अदर पर्सन का भी नाम देना है, एक अदर पर्सन को भी नॉमिनी बनाना है जो हमारी अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल हो जाता है तो वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर। आपको एक अदर पर्सन को एज अ नॉमिनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाना है। रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड
with the registrar of companies at the time of incorporation along with the memorandum and articles। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाएंगे तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ आपको उस सच अदर पर्सन की रिटर्न कंसेंट भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवानी है। क्लियर? सच पर्सन कैन विड्रॉ हिज कंसेंट। अगर वो अदर पर्सन चाहे, जो आपने नॉमिनी बनाया है, वो अपनी कंसेंट को कभी विड्रॉ भी कर सकता है। द नेम ऑफ सच पर्सन कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय द मेंबर एट एनी टाइम। और अगर मेंबर चाहे कंपनी का तो उस नॉमिनी का नाम भी चेंज कर सकता है। अगर वो अदर पर्सन चाहे अपनी कंसेंट को विड्रॉ करना तो वो भी विड्रॉ कर सकता है, और अगर मेंबर नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहे तो वो भी नाम चेंज कर सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रार को उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है उस फॉर्मेट में और उतने ही टाइम में जो हमारे एक्ट में गिवन है। क्लियर? और जब आप नॉमिनी का नाम चेंज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का मेमोरेंडम चेंज हुआ है। नाम आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, या जो पर्सन है वो कितनी बार भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। तो अगर आप कंपनी में नॉमिनी का नाम चेंज करते हैं तो आपका मेमोरेंडम वैसे का वैसा ही रहेगा। कंपनी का मेमोरेंडम चेंज नहीं होता नॉमिनी का नाम चेंज करने से। क्लियर? Section 3(2) provides that one person company may be a company limited by share, limited by guarantee और unlimited company। अब बात आती है कि जो हमारा मेंबर है उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी वन पर्सन कंपनी में। तो वन पर्सन कंपनी को आप किसी भी 3 टाइप्स में से किसी भी टाइप की कंपनी बना सकते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स करो आप अपनी लाइबिलिटी को, या लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड कंपनी। ये 3 टाइप की कंपनीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है कंपनी में। तो अगर आप चाहें तो वन पर्सन कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स की फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं, या लिमिटेड बाय गारंटी की फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं, या एज अ अनलिमिटेड कंपनी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तीनों चॉइसेस आपके पास हैं। ये हुई हमारी बात वन पर्सन कंपनी क्या होती है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेमोरेंडम में आपको एक नॉमिनी का नाम भी देना होता है, जो सब्सक्राइबर की डेथ के बाद या जब वो इनकैपेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। क्लियर? ये था एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सम अदर प्रोविजंस कंसर्निंग वन पर्सन कंपनी। वो कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं जो वन पर्सन कंपनी पे अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है वन पर्सन कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंडर हमारी कुछ कंपनीज आती हैं। वो कंपनीज कौन सी है? जिनका ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटी। जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनीज फॉर्म की जाती हैं वो हमारी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर आती हैं। तो कभी भी आप वन पर्सन कंपनी को सेक्शन 8 के अंडर इनकॉर्पोरेट नहीं करवा सकते, और ना कभी आप वन पर्सन कंपनी को सेक्शन 8 के अंडर कन्वर्ट कर सकते। क्लियर? वन पर्सन कंपनी को आप एज अ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको ऐसी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते जो सेक्शन 8 के अंडर आती हैं। और सेक्शन 8 के अंडर कौन सी कंपनीज आती हैं? जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई जाती हैं। क्लियर? सेकेंड हमारा प्रोविजन है The annual return of one person company shall be signed by the company secretary or where there is no company secretary by the director of the company। ये कह रहा है जो हमारी एनुअल रिटर्न होती है वन पर्सन कंपनी की, उसको कौन साइन करेगा? कंपनी का सेक्रेटरी। और अगर कंपनी का सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी का डायरेक्टर उसको साइन करेगा। थर्ड प्रोविजन हमारा है वन पर्सन कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जर्नल मीटिंग। वन पर्सन कंपनी को एनुअल जर्नल मीटिंग्स को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनुअल जर्नल मीटिंग्स में मेंबर्स होते हैं। मेंबर कौन है? एक मेंबर है। तो एनुअल जर्नल मीटिंग्स को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ प्रोविज़न हमारा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स्ट्रा ऑफ वन पर्सन कंपनी मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शेल बी साइंड ओनली बाय वन डायरेक्टर। ये कह रहा है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको सिर्फ वन डायरेक्टर साइन कर सकता है। क्लियर? ये स्पेशल प्रोविजंस हैं जो हमारे वन पर्सन कंपनी पे अप्लाई होते हैं।
उसके बाद फिफ्थ प्रोविजन हमारा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट शेल मीन अ रिपोर्ट containing explanations or comments by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the auditor in his report. The board's report need not include various details regarding the state of company's affair. ये कह रहा है जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है उसमें सिर्फ आपको वो एक्सप्लेनेशंस देनी है या वो कमेंट्स देने हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर की रिपोर्ट पे करते हैं। अगर आपके ऑडिटर ने उसकी रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशंस या एडवर्स रिमार्क करे हैं तो उनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में डालनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में आपको कंपनीज के अफेयर के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोर्ड की रिपोर्ट में ये नहीं बताना कि कंपनीज के अफेयर की स्टेट क्या है, कैसे कंपनी के अफेयर्स हैं, कैसे वो चल रहे हैं। अगर आपके ऑडिटर ने कोई भी क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी एडवर्स रिमार्क डाला है, कोई डिस्क्लेमर डाला है, तो आपको सिर्फ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में उसकी एक्सप्लेनेशंस को डालना है। क्लियर। सिक्स्थ प्रोविजन हमारा है, अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स adopted by its members along with a copy of all documents which are required to be attached thereto shall be filed with the registrar of companies within 180 days from the closure of financial year. ये कह रहा है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी है या कोई और डॉक्यूमेंट्स जो आपको उसके साथ अटैच करने होते हैं वो आपको फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के बाद विद इन 180 डेज आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने होते हैं। तो आपको कितने दिन के अंदर सबमिट करवाने हैं? 180 डेज के विद इन। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके विद इन 180 डेज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट रजिस्ट्रार के पास करवाने हैं। उसके बाद सेवंथ प्रोविजन हमारा है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 98 जो हमारा सेक्शन है और उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें दे रखा है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स। उसमें हमारे ट्रिब्यूनल की पावर्स दी गई हैं कि ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो मेंबर्स की मीटिंग को बुला सकता है, लेकिन ये जो पावर है ट्रिब्यूनल की मीटिंग को होल्ड करवाने की ये हमारी 1 पर्सन कंपनी पे अप्लाई नहीं होती। क्लियर। तो 1 पर्सन कंपनी की मीटिंग को ट्रिब्यूनल भी नहीं बुला सकता, उसके मेंबर्स की मीटिंग को। 1 पर्सन कंपनी शेल हैव अ मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। 1 पर्सन कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए? मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर्स। क्लियर। उसके बाद 9th प्रोविजन है, वेयर देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ 1 पर्सन for any business required to be transacted as a meeting of board of directors of the company, it shall be sufficient if the resolution is entered in the minutes book and signed and dated by such director. ये कह रहा है अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा एक डायरेक्टर भी हो सकता है। एक डायरेक्टर है और सिर्फ जब एक डायरेक्टर है तब की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो कोई भी बिजनेस ऐसा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ही होगा तो आपको उसी मीटिंग में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक डायरेक्टर है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बिजनेस आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में लेना था उसको आप सिर्फ क्या करें, जो हमारे मिनट्स बुक होती हैं उसमें एंटर करवा दें और जो 1 डायरेक्टर है उससे साइन करवा दें उसी डेट पे। सच डेट शेल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर ऑल पर्पज अंडर द एक्ट। और उस डेट को, जिस डेट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी हमारा डायरेक्टर है एक, उसने उस ट्रांजैक्शन को या उस बिजनेस को मिनट्स बुक में लिखवा दिया और अपने साइन कर दिए, उसी डेट को माना जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होल्ड हुई थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर हमारा एक है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए। आप क्या करें, उस ट्रांजैक्शन को सिर्फ मिनट्स बुक में डलवा दें और जो वो एक डायरेक्टर है वो उसको साइन कर देगा। जिस डेट को उसने उसको साइन किया है वही डेट उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की डेट मानी जाएगी। क्लियर। उसके बाद 10th प्रोविजन हमारा है, वेयर एनी बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड एट एन एनुअल जर्नल मीटिंग or other journal meeting by means of an ordinary or special resolution, it shall be sufficient if the resolution is communicated by the member
to the company and entered in the minutes book and signed and dated by the member, and such date shall be deemed to be the date of meeting for all purpose under the act. ऐसे ही सेम चीज़ हमारी अप्लाई होती है एनुअल जर्नल मीटिंग पे या कोई भी जर्नल मीटिंग जिसमें मेंबर्स को आना होता है। अगर हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, एक मेंबर है हमारे पास, तो एक मेंबर है तो एनुअल जर्नल मीटिंग्स होल्ड नहीं करवानी। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये हमने यहाँ भी देखा था। ये रहा, 1 person कंपनी शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जर्नल मीटिंग। आपको एनुअल जर्नल मीटिंग तो होल्ड करनी ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है या कोई भी रिजोल्यूशन आपको पास करना है, ऑर्डिनरी या स्पेशल, जो एनुअल जर्नल मीटिंग में या किसी अदर जर्नल मीटिंग में पास किया जाता है, तो उसके लिए भी आपको मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेंबर है उसको क्या करना है, वो रिजोल्यूशन कम्युनिकेट करना है कंपनी को, और कंपनी क्या करेगी, सिर्फ उसको मिनट्स बुक में डाल देगी, और वो जो मेंबर है वो उसको साइन कर देगा उसी डेट में, और जिस दिन उसने साइन किए हैं उस डेट को माना जाएगा कि भी एनुअल जर्नल मीटिंग या जर्नल मीटिंग होल्ड हुई थी मेंबर की। क्लियर? तो एनुअल जर्नल मीटिंग या जर्नल मीटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए। सिर्फ मेंबर को क्या करना है, वो रिजोल्यूशन कंपनी को कम्युनिकेट करना है, कंपनी की मिनट्स बुक में एंटर करवाना है और उसको साइन करना है उस डेट में। क्लियर? उसके बाद 11th प्रोविजन हमारा है कॉन्ट्रैक्ट विद द सोल मेंबर। सेक्शन 193 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ 1 person लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सोल मेंबर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी 1 person कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है, और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उस सोल मेंबर, क्योंकि एक ही मेंबर है हमारी कंपनी का, उस सोल मेंबर के साथ अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, द कंपनी हु इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो मेंबर कंपनी का डायरेक्टर भी है, इट शैल इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड इन द मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप सोल मेंबर भी हैं और कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और आपने कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपको क्या करना है, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं उनको मिनट्स बुक में लिखवाना है। जो भी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के बाद जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग होगी, उस पहली मीटिंग में आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उसको मिनट्स बुक में लिखवाना है। अगर आप सोल मेंबर हैं और आपकी जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी है, क्योंकि यहाँ जो मेंबर की लायबिलिटी है वो है लिमिटेड। अगर वो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा जिससे हम बाहर वालों को चीट कर सकते हैं, तो हमारी कंपनी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो दूसरों आउटसाइडर्स के साथ अच्छा नहीं होगा, फ्रॉड होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर सोल मेंबर है और वो कंपनी का डायरेक्टर भी है, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कंपनी के साथ, वो बेशक इलीगल हो या बाहर वालों को चीट करने के लिए हो या उसके फ़ायदों के लिए। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, फिर तो लाइबिलिटी ही उस सोल मेंबर की अनलिमिटेड है, वो भी लाइबल है उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। लेकिन अगर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी है और वो सोल मेंबर है और वो डायरेक्टर भी है और उसने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी नेक्स्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, उसमें आपको सबसे पहले मिनट्स बुक में उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को लिखवाना है। द 1 person कंपनी shall inform the registrar of companies about every contract entered into by the company and recorded in the minutes of boards meeting within 15 days of date of approval by the board of directors। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर करेंगे 1 person कंपनी, वो उसको किसको बताने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी कंपनी उस सोल मेंबर के साथ जो उसका मेंबर भी है और डायरेक्टर भी है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होगी उसके विदिन 15 डेज के अंदर अंदर आपको वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास थे 11 प्रोविजंस जो हमारे 1 person कंपनी पे अप्लाई होते हैं। उसके बाद हमारे पास है द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2021। कुछ रूल्स 2021 में अमेंड किए गए, वो क्या हैं, जो 1 अप्रैल 2021 के बाद अप्लाई होते हैं 1 person कंपनी पे। NRI नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन इनकॉर्पोरेट 1 person कंपनी इन इंडिया। NRI भी अगर चाहें तो 1 person कंपनी इंडिया में रजिस्टर करवा सकते हैं।
It is not mandatory to convert one person company in other type of company irrespective of turnover. अगर जो टर्नओवर की लिमिट्स हमारे एक्ट में दी हुई हैं अगर वो क्रॉस नहीं होती तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि भी आप 1% कंपनी को किसी अदर टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करें। अदर टाइप में मतलब प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में आपको कन्वर्ट करना कंपलसरी नहीं है अगर आपका टर्नओवर विद इन लिमिट्स है। 1% company can convert in other type of company any time after incorporation without any transition period. और अगर आप 1% कंपनी को किसी अदर टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद तो आप कभी भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजिशन पीरियड नहीं है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है कि भी इतने टाइम के बाद ही आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? प्रोसेस ऑफ 1% कंपनी इन अदर टाइप ऑफ कंपनी हैज़ बीन कम्प्लीटली अमेंडेड। और जो हमारा प्रोसीजर था 1% कंपनी को अदर टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए वो पूरा चेंज हो चुका है। फिर 13th हमारा प्रोविज़न है ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एक्स्ट्रा विल अप्लाई इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट टू अ 1% कंपनी एज एप्लीकेबल टू अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। ये कह रहा है जो हमारे प्रोविजंस हैं एक्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए और उनकी ऑडिट के लिए वो सारे सेम अप्लाई होते हैं 1% कंपनी पे जो अदर कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि हम जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के उनको कुछ प्रोटेक्शन दे सकें। तो जो 1% कंपनीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और उनकी ऑडिट करवानी है वो सेम है जो अदर कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। क्लियर? ये आपका अदर कंपनीज की टाइप बिल्कुल सेम प्रोविज़न है जो 1% कंपनी पे भी अप्लाई होता है। अदरवाइज हमने देखा कि भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं स्पेशल जो 1% कंपनी पे अप्लाई होते हैं। क्लियर? अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है एग्जम्पशंस अवेलेबल टू 1% कंपनी। क्या क्या एग्जम्पशंस हैं? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में है सबसे पहले। ये कह रहा है ऑल्दो द एक्ट रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 1 इन केस ऑफ 1% कंपनी देयर आर नो कॉन्स्ट्रेंट टू अपॉइंट मोर देन 1 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15। ये कह रहा है एक डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। द सोल मेंबर हु इज एन इंडिविजुअल शेल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द 1% कंपनी। जो एक मेंबर है उसी को फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ 1% कंपनी माना जाता है। क्लियर? तो उसके बाद थर्ड एग्जम्पशन हमारी है द डायरेक्टर ऑफ 1% कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन। जो 1% कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको रोटेशन से रिटायर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपके 5 डायरेक्टर्स हैं तो वो 5 के 5 लाइफ टाइम के लिए रह सकते हैं, उनको रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है बाय रोटेशन। इफ़ देयर इज़ ओनली 1 डायरेक्टर देयर इज़ नो कंपल्शन टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग। ये कह रहा है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अगर सिर्फ आपकी कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। In case of more than 1 director, at least 1 board meeting twice in a year is required to be held. Gap between the 2 meetings must not be less than 90 days. लेकिन अगर एक से ज़्यादा अगर आपके डायरेक्टर्स हैं तो आपको एटलीस्ट 1 साल में 2 मीटिंग्स करवानी है और उन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 90 डेज। 90 डेज का गैप तो उनमें होना ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है The provisions related to journal meeting, extraordinary journal meeting, notice and of convening journal meeting are not applicable to 1% company. हमने देखा था अभी पीछे भी कि भी 1% कंपनी को जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, कोई भी रिजोल्यूशन पास करने के लिए उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। 1% कंपनी पे ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि एक ही मेंबर होता है, तो उसको क्या तो हम जर्नल मीटिंग की नोटिस देंगे कि भी हम जर्नल मीटिंग करवा रहे हैं और क्या हम जर्नल मीटिंग करेंगे। If business is required to be transacted at the general meeting by means of ordinary or special resolution, it shall be sufficient if the resolution is communicated by the member to the company and noted it down in the minutes book and signed and dated by the member. ये हमने पहले भी देख लिया था। अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन है स्पेशल या ऑर्डिनरी जो आपको जनरल मीटिंग में पास करना था तो उसके लिए सिर्फ इतना सफिशेंट है कि उस रेजोल्यूशन को जो भी पास करना था जो मेंबर है वो कंपनी को कम्युनिकेट कर दे, इन्फॉर्म कर दे और उसको मिनट्स बुक में नोट डाउन करवा दे और वो मेंबर अपना साइन कर दे। क्लियर?
और सिक्स्थ हमारे पास एग्जाम्पशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं 1% कंपनी, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बैलेंस शीट दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न फॉर 1% कंपनी। आपकी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 1% कंपनी के लिए जो एनुअल रिटर्न होती है उसको हम अब्रिज्ड भी कर सकते हैं, जिसमें हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्लीट डिटेल्स की जगह। क्लियर? तो ये भी एक एग्जाम्पशन है 1% कंपनी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। तो ये हमने देख लिया एग्जाम्पशंस कि उनको ना तो एनुअल जर्नल मीटिंग्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग्स होल्ड करने की जरूरत है, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होल्ड करने की जरूरत है, ना उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत है, ना उनके डायरेक्टर्स को रोटेशन से रिटायर होने की ज़रूरत है, ना सोल मेंबर को ये ज़रूरी है कि वो अपनी मीटिंग्स होल्ड करे एनुअल जर्नल वगैरह। और जो हमारा फर्स्ट डायरेक्टर होता है वो कौन होता है, जो हमारा मेंबर होता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15। तो ये था हमारा 1% कंपनी का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 1% कंपनी से रिलेटेड इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। यहाँ हमने 1% कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।